हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की डरावनी कहानी एक औरत की है। ये कहानी झूठ नहीं, एक सच्चाई है जो घट चुकी है। लोग कहते हैं उस रात की चीखें आज भी वीराने में गूंजती हैं। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए वो हकीकत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्वाति नाम की एक लड़की की है जो एक छोटे से गांव की थी। तो चलिए ये सच्ची घटना स्वाति की जुबानी ही सुनते हैं। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वैसे ये सारी बातें मेरे माँ बाप ने मुझे बताई थी। एक दिन मेरे घर पर मेरी सहेली की शादी का कार्ड आया। शादी ऐसे समय पर थी कि मेरे माता पिता साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसी समय हमारे रिश्तेदार की भी शादी थी। तो सबने फैसला लिया कि मैं अपनी सहेली की शादी में चली जाऊंगी और बाकी सब रिश्तेदार की शादी में चले जाएंगे। शादी वाला दिन आया और मैं अकेली ही अपनी सहेली की शादी में चली गई। लौटते समय काफी रात हो गई थी, कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। मैं काफी देर तक पैदल ही चलती रही। मेरा घर और मेरी सहेली का घर बस 1 घंटे की दूरी पर था। चलते चलते मेरा पैर एक नींबू मिर्ची पर पड़ गया, और उस रात मैं शादी में गई थी तो मैंने इत्र भी ज्यादा लगा लिया था। लेकिन मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। मैं बहुत थक गई थी। तभी मुझे एक पेड़ दिखा और मैं उसके नीचे बैठ गई। बिना कुछ सोचे समझे वो पेड़ बरगद का था। लगभग 10 मिनट ही हुए थे बैठे, तभी एक सवारी मिली और मैं उसमें बैठकर घर जाने लगी। तभी मेरे घर से पापा का फोन आया। स्वाति, कब तक घर पहुंचोगी? काफी रात हो गई है। मैंने कहा, पापा बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। पापा बोले, ठीक है, जल्दी आ जाना। मैं कुछ देर में घर पहुंच भी गई। घर तो सही सलामत आ गई थी, लेकिन अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेकर। उस रात के बाद से मेरे साथ बहुत कुछ बदल गया। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी, अकेले अपने कमरे में अंधेरे में बैठी रहती थी और अपने आप से बातें करती थी। ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई और है जो मुझे सबसे दूर कर रहा है। मुझे लगता था कि मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं है, कोई और मुझे चला रहा है। धीरे धीरे ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे हर वक्त थकान रहती थी, जैसे कोई भारी बोझ उठाए हों। भूख भी बहुत लगती थी। मैं 3 से 4 इंसानों का खाना अकेली खा जाती थी। शुरू में मेरे पेरेंट्स ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये सब रोज होने लगा तो उन्हें शक हुआ। फिर एक रात जिसने मेरे पेरेंट्स के शक को यकीन में बदल दिया। उस रात मैं खाना खाकर सोने चली गई। मेरे पेरेंट्स नींद में नहीं थे, यही सोच रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। तभी उन्हें मेरे कमरे से 3 से 4 लोगों की आवाजें सुनाई दी। रात काफी हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गए, हमारी बेटी स्वाति तो सो रही है, तो ये आवाजें कैसी? यही देखने के लिए वो मेरे कमरे के पास आए। पापा ने दरवाजे से पूछा, बेटी स्वाति, क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ स्वाति? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो डर गए। हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने जो नजारा देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपने बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रही थी। स्वाति, ये क्या हो गया तुम्हें? मेरे मम्मी पापा चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं हवा में ही थी। कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस हंस रही थी। वो हंसी साधारण हंसी नहीं थी। मेरे अंदर से 3 से 4 लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थी। मुझे होश नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। पापा के बार बार पुकारने पर मैं अचानक बिस्तर पर गिर गई और मेरे गिरते ही वो सारी आवाजें बंद हो गईं। मेरे पेरेंट्स बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने मुझे उस रात अपने पास ही सुला लिया। मैं इन सब से बेखबर थी, मुझे कुछ याद नहीं था। पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि किसी को कुछ बताने की हिम्मत भी नहीं हुई। पूरी रात उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सुबह होते ही उन्हें थोड़ी शांति मिली। पापा रोज की तरह काम पर तो निकले, लेकिन मन बहुत भारी था। जाते जाते मम्मी से बोले, स्वाति का ध्यान रखना,
कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। शाम को पापा वापस आए, सबने खाना खाया और मैं अपने कमरे में चली गई। मम्मी पापा की टेंशन फिर बढ़ गई, कहीं कल जैसा कुछ ना हो। लेकिन उस रात सब ठीक रहा। 2 से 3 दिन तक सब सामान्य था, पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तीसरे दिन की रात जब सब सो चुके थे, अचानक रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मम्मी घबराकर उठ गईं। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां जाकर देखा तो बर्तन अपनी जगह पर ठीक ठाक रखे हुए थे। मम्मी ने सोचा शायद वहम होगा मेरा, और वापस कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मेरा कमरा अंदर से खुला हुआ था और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ हिल रहा था। मम्मी घबरा गईं, लेकिन डरते डरते अंदर चली गईं। अंदर जाते ही उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। मेरी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कुछ बोलना चाह रही हूं। मम्मी ने डरते हुए कहा, स्वाति बेटा क्या कर रही हो तुम? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई, बल्कि एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, ये अब तुम्हारी नहीं रही, ये हमारी है। ये सुनते ही मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी समय बेहोश होकर गिर गईं। सुबह जब पापा उठे तो उन्होंने देखा कि मम्मी जमीन पर गिरी हुई हैं। उन्होंने तुरंत उठाया और होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही मम्मी ने रोते हुए सारी बात बता दी। पापा पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवार पर खून से बने हाथों के निशान दिखाई दिए। उन निशानों में कुछ लिखा हुआ था, ये हमारी है, सिर्फ हमारी, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों की रूह कांप गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब घर का माहौल दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। आवाज बदल चुकी थी, कभी हंसती, कभी चिल्लाती, कभी अजीब अजीब बातें करती। पड़ोसियों तक खबर फैल गई। लोगों ने सलाह दी कि किसी ओझा या तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ जाएगी। पापा ने उसी दिन तय कर लिया कि रात होते ही गांव के सबसे पुराने तांत्रिक पंडित जी को बुलाएंगे। रात होते ही पापा ने पंडित जी को बुलाया। वो उम्र में बहुत बूढ़े थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे कमरे की तरफ देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर ही कहा, ये लड़की अब सामान्य नहीं है, इसके साथ जो आया है वो बहुत शक्तिशाली है। मम्मी घबराकर रोने लगी। पंडित जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत तकलीफ में है। पंडित जी ने हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने अपनी थैली से कुछ लाल धागे, नींबू मिर्च और एक तांबे का लोटा निकाला और मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। अचानक कमरे के अंदर से तेज चीख गूंजी। मैं हवा में उड़ गई और मेरे बाल बिखर कर चारों तरफ उड़ने लगे। मेरी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। मैं जोर से चिल्लाई, भगा सकते हो तो भगा लो, ये अब हमारी है। मेरे अंदर से एक साथ 3 से 4 आवाजें निकल रही थीं, जैसे कई आदमी बोल रहे हों। पंडित जी ने मंत्र और तेज कर दिए। वो लोटे का पानी मुझ पर छिड़कते और जोर जोर से मंत्रों का जाप करते। अचानक मेरी चीखें दर्द में बदल गईं। शरीर जोर जोर से कांपने लगा। पापा और मम्मी डर से दरवाजे के पास खड़े सब देख रहे थे। पंडित जी मंत्र और जोर से पढ़ रहे थे और उधर जो मेरे अंदर थे वो चीख चीख कर बोल रहे थे, हम नहीं छोड़ेंगे इसे, ये हमारी है, सिर्फ हमारी। पंडित जी और तेज मंत्र पढ़ने लगे और अंत में उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही मेरी जोर से चीख निकली और सब अचानक शांत हो गया। मैं बेहोश हो गई। जो आवाजें आ रही थीं वो सब बंद हो चुकी थीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाया और बेड पर लिटा दिया। फिर पंडित जी से बात करने के लिए बाहर आए। पंडित जी ने बताया, जिस रात स्वाति शादी में गई थी और जब वो वापस घर लौट रही थी, तभी उसका पैर नीचे पड़े एक नींबू पर पड़ गया था। वो नींबू किसी ने जादू टोना करके फेंका था, जिसमें 2 आदमियों की आत्माएं बंधी थीं। और उसके बाद स्वाति उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, जिस पर वही आत्माएं भटकती थीं। अब स्वाति ने बहुत सारा इत्र लगाया हुआ था। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठी,
वैसे ही उस इत्र की खुशबू उन आत्माओं तक पहुंच गई और वो उसके साथ घर आ गईं। वो अब स्वाति को अपना बनाना चाहती हैं। फिलहाल ये धागा इसे पहना दीजिए, इससे वो आत्माएं स्वाति के पास नहीं आ पाएंगी। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स ने पूछा, क्या वो आत्माएं पूरी तरह से हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेंगी? पंडित जी ने कहा, वो 4 आत्माएं बहुत ताकतवर हैं, आसानी से इसे नहीं छोड़ेंगी, लेकिन यह धागा इसे बचाए रखेगा। आत्माएं इसके पास नहीं आ पाएंगी। मेरे माता पिता ने ठीक है कहकर बात वहीं खत्म कर दी। अब सब शांत हो चुका था। मम्मी ने मुझे वो धागा भी पहना दिया था। कुछ दिन बीत गए, सब ठीक रहा। किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। मैं पहले जैसी सामान्य होने लगी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मेरी बुआ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। लड़का शहर में नौकरी करता था, देखने में भी अच्छा था और परिवार वाले भी अच्छे थे। पहले तो पापा मम्मी हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरी पुरानी हालत वापस न लौट आए। लेकिन पंडित जी का दिया धागा मुझे सुरक्षित रख रहा था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। कुछ ही समय बाद मेरी और उस लड़के अमित की शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पूरे गांव में चर्चा थी। जिस लड़की के साथ इतनी भयानक घटनाएं हुई, वो अब बिल्कुल ठीक है और नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। लेकिन शादी वाले दिन जब मैं तैयार हो रही थी, तभी वो पंडित जी का दिया हुआ धागा टूट गया। मुझे लगा कि अब तो सब ठीक हो गया है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी को बताया भी नहीं। शादी के बाद मैं अमित के साथ उसके शहर वाले घर में आ गई। कुछ दिनों तक सब सामान्य था। अमित बहुत अच्छा इंसान था, हमेशा मेरा ख्याल रखता था। मैं सोचने लगी थी कि शायद अब वो पुरानी बातें हमेशा के लिए पीछे छूट गई हैं। लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद अजीब अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कभी रात को कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती, कभी आईने में अपनी परछाई देखकर लगता कि वो मेरी नहीं है, किसी और की है। कई बार अमित को लगता कि रात में मैं नींद में उठकर घर के कोनों में खड़ी रहती हूं और किसी अनदेखे इंसान से बातें करती हूं। शुरुआत में अमित को लगा ये सब शादी के बाद का तनाव है, लेकिन एक रात उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हूं और मेरी आंखें फिर से लाल हो चुकी थीं। मेरे होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। अमित ने डरते डरते पुकारा, स्वाति, ये क्या कर रही हो? तभी मेरी तरफ से वही पुरानी भारी आवाज गूंजी, हमने कहा था ये हमारी है, शादी करके भी नहीं बचा सकते तुम इसे। अमित की तो रूह कांप गई। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। पापा मम्मी बार बार पंडित जी के पास गए। अमित भी हर कोशिश करता रहा, लेकिन सच ये था कि वो आत्माएं मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। कभी कभी लगता सब ठीक है, पर अचानक कभी कभी लगता सब ठीक है, पर अचानक ठंडी हवा का झोंका, आईने में अजनबी परछाई या फिर किसी कोने से आती वो भारी आवाज याद दिला देती है कि मैं अब सिर्फ अपनी नहीं हूं, मैं उनकी भी हूं। आज भी जब रात गहरी होती है और खिड़कियों से अंधेरा अंदर घुस आता है, अमित मेरी तरफ देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगली सुबह उसकी पत्नी स्वाति नहीं बल्कि कोई और उसके साथ जागेगा। तो दोस्तों, ये थी स्वाति की डरावनी दास्तान। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सच में वो आत्माएं आज भी उसका पीछा कर रही हैं, या फिर ये सब हमारे विश्वास का खेल है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और डरते रहिए।